गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे विवर्तन के बारे में। क्या में बात कर रहे थे बेटा? विवर्तन के बारे में। अर्थात मैं कहूं कि हमने रे ऑप्टिक्स को जब खत्म कर लिया था, किरण प्रकाशिकी को जब हमने समाप्त कर लिया था, तो उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने स्टार्ट कराया था व्यतिकरण, और व्यतिकरण को समाप्त करने के बाद में हमने स्टार्ट कराया था विवर्तन। विवर्तन की अपनी एक क्लास हुई है, और उस क्लास में हमने विवर्तन क्या होता है और विवर्तन का जो गणितीय निरूपण है उसके बारे में बात कर ली थी। आगे अगर हम बात करें तो विवर्तन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, काई के बारे में हमने बात की थी कि थीटा बराबर कितना होता है अपने पास में? थीटा बराबर होता है सर जी, थीटा बराबर होता है अपने पास में एन लेमड़ा अपॉन ई। थीटा बराबर कितना होता है बेटा जी? एन लेमड़ा अपॉन ई होता है। क्लियर है इतनी सी बात? तब मैंने बताया था यदि मैं पहले की बात करूंगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस लेमड़ा अपॉन ई निकल के आएगा। मैं द्वितीय की अगर बात करूंगा, इसको अगर थीटा 1 बोल दूं, मैं अगर थीटा 2 की बात करूंगा, अगर 2 लेने होंगे मुझे तो एन बराबर कितना लूंगा? 2 लूंगा तो ये निकल के आएगा 2 लेमड़ा अपॉन ई निकल के आएगा यहां तक। और ये कैसा होगा? प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। कैसा होगा बच्चा? प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं विवर्तन में ही, तो विवर्तन में हम आगे बात करेंगे जो हमारे केंद्रीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकल के आए थे। क्या निकल के आए थे बच्चा? केंद्रीय उच्चिष्ट और केंद्रीय निम्निष्ट, उनके मध्य की जो कोणीय चौड़ाई होती है, काई की बेटा? केंद्रीय उच्चिष्ट और केंद्रीय निम्निष्ट के मध्य की जो कोणीय चौड़ाई होती है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज विवर्तन को क्या करेंगे? समाप्त कर रहे होंगे हम। क्या कर रहे होंगे? विवर्तन को समाप्त कर रहे होंगे। जब विवर्तन को समाप्त कर रहे होंगे तो अगला अपना टॉपिक आएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की। क्या निकल के आएगा बच्चा? अगला टॉपिक आएगा अपने पास में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होगी? तो मैं यहां से कहूंगा, मैं एक बात कहूंगा यहां से, मैं क्या कह दूंगा बेटा कि केंद्रीय उच्चिष्ट में या केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों प्रथम निम्निष्टों अथवा उच्चिष्टों के मध्य की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है? उच्चिष्ट या निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। क्या कहला रही है? या तो दोनों निम्निष्ट देखे जाए उनके मध्य की दूरी, तो दोनों निम्निष्टों के मध्य की दूरी तो क्या हो जाएगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। और अगर दोनों उच्चिष्ट की अगर मैं बात करूं, दोनों उच्चिष्टों के बीच में अगर देखें तो वो कौन सी हो जाएगी? केंद्रीय निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो यहां पे हम बात क्या करने वाले हैं? तो आपने कहा सर जी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां से कहूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा? केंद्रीय उच्चिष्ट के, क्या कह दूंगा बच्चा? मैं कह दूंगा केंद्रीय उच्चिष्ट के, केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्रीय उच्चिष्ट के मध्य की कोणीय दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट के मध्य की या केंद्रीय उच्चिष्ट के प्रथम दो
प्रथम दो निम्नलिखितों के प्रथम दो निम्नलिखितों के प्रथम दो निम्नलिखितों 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 के मध्य की निम्नलिखितों के मध्य की कोणीय दूरी मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय चौड़ाई या केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। कोणीय चौड़ाई कहलाती है। ठीक है बच्चा। और जो कोणीय चौड़ाई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कैसे? 2 थीटा से। कैसे करते हैं? 2 थीटा से। तो हमारे पास निकल के आएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चा? हमारे पास निकल के आएगा 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 लैम्डा अपॉन ई। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 2 लैम्डा अपॉन ई। यहीं से आपसे अगर पूछ ले क्या पूछ ले बच्चा कि अर्ध चौड़ाई क्या होगी? अर्ध चौड़ाई के बारे में अगर बात कर ले तो आप सभी समझते हैं कि अर्ध चौड़ाई क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे सर जी अर्ध चौड़ाई की अगर वो हमसे बात करेगा, कि अर्ध चौड़ाई की बात करेगा तो अर्ध चौड़ाई को हम कैसे? भाई 2 थीटा टोटल चौड़ाई है, 2 थीटा क्या है? पूरी की पूरी चौड़ाई है। तो अर्ध चौड़ाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा? थीटा हो जाएगी। तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? लैम्डा अपॉन ई निकल के आएगा। क्या जाएगा? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? लैम्डा अपॉन ई निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला पॉइंट आपसे पूछ ले रेखीय चौड़ाई क्या होती है? क्या पूछ ले? रेखीय चौड़ाई क्या होती है? तो यहां से अगला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की केंद्रीय ध्यान रखना, सीधे सीधे याद रखनी है पॉइंट। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की जगह पे क्या हो जाए? रेखीय चौड़ाई अगर पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले? रेखीय चौड़ाई। क्या पूछ ले बच्चा? रेखीय चौड़ाई पूछ ले। अगर रेखीय चौड़ाई वो हमसे पूछेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं इसके। क्या रखने हैं? डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहां से निकल के आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा अपने पास, देखिए कोणीय चौड़ाई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? 2 थीटा से। तो रेखीय चौड़ाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहेंगे रेखीय चौड़ाई को सर जी हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? एक्स से कर देंगे। तो यहाँ 2 थीटा था तो अपने पास क्या हो जाएगा? आपने कहा सर जी अब हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू ये होगा 2 लैम्डा अपॉन ई और इनटू में हो जाता है डी। इनटू में क्या हो जाएगा बच्चा? इनटू में हो जाएगा अपने पास डी। और अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पे डी क्या है, कोई आपसे पूछ ले कि डी क्या है, तो आप कहेंगे, आप क्या कह देंगे बेटा? डी हो जाएगा। डी क्या मैंने बताया अभी था, याद करो, पर्दे तथा स्लिट के बीच की दूरी। पर्दे तथा स्लिट के बीच की जो दूरी होती है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। जहां मैं क्या कह दूंगा बेटा? जहां डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पर्दे तथा
पर्दे तथा काय के बीच की, पर्दे तथा स्लिट के मध्य की दूरी, स्लिट के मध्य की दूरी, पर्दे तथा स्लिट के क्या हो जाएगी, मध्य की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, पर्दे तथा स्लिट के मध्य की दूरी निकल के आएगी। क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पूछ ले, अगर यहां से जो आपको लेंस जो दे रखा है भाई, अगर डी के रूप में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो भाई, पर्दे तथा स्लिट के बीच की अगर दूरी दे रखी है तो आप क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। इसी में अगर कंडीशन ये हो जाए कि वो फोकस दूरी दे दे, भाई लेंस लगा रखा था हमने और लेंस की फोकस दूरी दे दे, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी ना दे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर जी, सिर्फ डी की जगह पे हम काय का कर देंगे, एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से अगर मैं कहूंगा अगला पॉइंट हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं अगला पॉइंट है, यदि लेंस की फोकस दूरी और फोकस दूरी क्या होती है, एफ, फोकस दूरी दी गई हो तब केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, अगर ऐसी कंडीशन हो, कैसी कंडीशन हो जी, कंडीशन ऐसी हो कि आपको अगर पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी दे रखी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2x इज इक्वल टू 2 लेमड़ा अपॉन ई इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। परंतु यदि डी की जगह पे फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी अगर दे रखी है तो फोकस दूरी दे रखी है तो हम डी की जगह पे काय का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चा, अपने पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी 2 लेमड़ा अपॉन में क्या, अपॉन में ई और इनटू में हो जाएगा एफ, इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास, एफ हो जाएगा। इस प्रकार से अपना अगला फॉर्मूला ये बन के आता है। अगला फॉर्मूला क्या बन के आता है बच्चा, ये निकल के हमारे पास आता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, करिए। हो गया बेटा, क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। देखिए जब ये बात हमने यहां तक खत्म कर ली, अब व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य रिलेशन और पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस पे क्या डालेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट डालेंगे। व्यतिकरण तथा विवर्तन के मध्य रिलेशन की अगर बात करेगा तो अगला पॉइंट हो जाएगा अपने पास, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा साहब व्यतिकरण तथा विवर्तन के मध्य रिलेशन की अगर वो बात कर ले तो यही अपना क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अच्छा, अगला पॉइंट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना हेडिंग आएगी, क्या आएगी, ये आएगी सर जी व्यतिकरण तथा विवर्तन के संबंध, मैं क्या कहूंगा, रिलेशन बिटवीन इंटरफियरेंस एंड क्या कर देंगे बेटा, इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस क्या होता है, विवर्तन होता है, और डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है अपने पास में विवर्तन। तो मैं कह दूंगा रिलेशन बिटवीन, क्या कहूंगा, रिलेशन बिटवीन
बिटवीन क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, इंटरफियरेंस एंड क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें रिलेशन काय काय के बीच में देखना है, रिलेशन देखना है जी इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यानी व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य में क्या देखना है, संबंध देखना है। क्या देखना है, संबंध देखना है। देखिए इंपोर्टेंट पार्ट होता है अपने पास में व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य रिलेशन की जब बात आती है, आएगी जी, व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य में जब भी रिलेशन की बात आएगी तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में हमारे पास आ जाता है। ध्यान रखना, बोर्ड पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या डालेंगे हम, एक तरफ डालेंगे साहब व्यतिकरण और एक तरफ डाल देंगे विवर्तन। एक तरफ तो क्या डाल देंगे, व्यतिकरण डाल देंगे और एक तरफ हम लोग क्या डाल देंगे, विवर्तन। तो इधर मैं डाल देता हूं व्यतिकरण और उधर क्या डाल देता हूं, विवर्तन। इधर क्या डाल देता हूं, विवर्तन। ठीक है, तो हमें रिलेशन काय काय के मध्य में देखना है, हमें रिलेशन देखना है जी व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य में, काय काय के में, व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य में रिलेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनिए व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य में रिलेशन क्या होता है। देखिए व्यतिकरण जब हुआ था तो हुआ क्या था कि दो प्रकाश किरणें आई थी और उन दोनों प्रकाश किरणों के अध्यारोपण के कारण, उन दोनों प्रकाश किरणों के अध्यारोपण के कारण किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ी थी और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घटी थी। तो दो प्रकाश किरणों के अध्यारोपण के कारण जो परिघटना होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। जबकि विवर्तन की बात आएगी तो इसमें क्या होगा कि जब कोई एक तरंगाग्र आई, जब कोई एक तरंगाग्र, तरंगाग्र का मतलब तरंगों का समूह, जब कोई एक तरंगाग्र आती है और वो विभिन्न बिंदुओं से, अलग अलग बिंदुओं से निकलने वाले, अलग अलग बिंदुओं से निकलने वाले जो सेकेंडरी तरंगिकाएं होंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, उनके व्यतिकरण की जो घटना विवर्तन में होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण की घटना दोबारा से विवर्तन में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। समझे, दोबारा से समझे, व्यतिकरण में क्या हुआ था, एक तरंग आई, सुने मैं क्या कर रहा हूं, एक तरंग आई, दूसरी तरंग ने इसका अध्यारोपण कर लिया, इसके ऊपर ही चल रही है, तो जैसे ही अध्यारोपण हुआ तो किसी किसी स्थान पर तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घट गई, किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ी और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घट गई, तो यही परिघटना क्या कहलाई थी, व्यतिकरण कहलाई थी। जबकि विवर्तन में क्या हुआ था कि जब कोई प्रकाश आया था और उसको तीक्ष्ण अवरोध का सामना करना पड़ा, काय का सामना करना पड़ा, तीक्ष्ण अवरोध का, तो उसने अपना पथ क्या कर लिया, अपना पद बदल दिया, अपना पद क्या कर दिया, बदल दिया। ये घटना क्या कहलाई थी, विवर्तन कहलाई। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं करूं, यहीं से मैं अगर इसको लिखूं तो पहला संबंध क्या हो जाएगा, पहला रिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, पहला हो जाएगा व्यतिकरण के बारे में अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा दो कला संबद्ध, दो कला संबद्ध, कला संबद्ध, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली, कला संबद्ध स्रोतों से
आने वाली प्रकाशिक किरणों के अध्यारोपण की घटना क्या कहलाती है जी? व्यतिकरण कहलाती है। की घटना व्यतिकरण कहलाती है। क्लियर है? और यहां से दो कला संबद्ध स्रोतों से आया था, याद है ना? एक स्लिट थी, उसमें से एक छिद्र किया और एक स्लिट में दो छिद्र किए, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? कला संबद्ध स्रोत हो गए। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके लिए होगा कि एक ही स्रोत से आने वाली प्रकाशिक किरण के पथ परिवर्तन के तीक्ष्ण अवरोध द्वारा, ऐसे करके लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा? प्रकाशिक किरण के तीक्ष्ण अवरोध द्वारा पथ परिवर्तन की घटना ताई की बेटा जी, पथ परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चा? तो व्यतिकरण कौन सा हुआ? व्यतिकरण होता है कि जब दो कला संबंध स्रोतों से कोई प्रकाशिक किरण आई और दोनों एक दूसरे पे क्या हो गई? अध्यारोपित हो गई, तो क्या कहलाएगा? व्यतिकरण कहलाएगा। जबकि विवर्तन में क्या होगा? एक कला संबंध स्रोत से आई और उसके मार्ग में कोई तीक्ष्ण अवरोध आ गया, उस तीक्ष्ण अवरोध के कारण प्रकाशिक किरण क्या होगी बेटा जी? प्रकाशिक किरण ने अपना पथ क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। तो ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? विवर्तन कहलाती है। ठीक है? आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? अब यहां से देखें, अगले पॉइंट की मैं बात कर लूं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो अगले पॉइंट की मैं क्या बात कर रहा हूं? अगले पॉइंट की मैं कह रहा हूं, दूसरा पॉइंट होगा, देखिए व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनी थी, व्यतिकरण में क्या बेटा जी? जो फ्रिंजें बनी थी उनकी चौड़ाइयां एक समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। चौड़ाइयां कैसी हो सकती हैं? समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। परंतु विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाइयां सदैव कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्लियर है? तो मैं यहां से कहूंगा व्यतिकरण की घटना में फ्रिंजों की चौड़ाई समान भी हो सकती है, समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है, और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न भी हो सकती है, हो सकती है। ठीक है?
अब यहां से देखिए इसमें सदैव कैसी होंगी, फ्रिंजों की चौड़ाइयां सदैव भिन्न भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी। तो मैं कह रहा हूं विवर्तन की घटना में, विवर्तन की घटना में फ्रिंजों की चौड़ाइयां, फ्रिंजों की चौड़ाइयां सदैव कैसी होंगी, सदैव कैसी होंगी बेटा जी, भिन्न भिन्न, सदैव भिन्न भिन्न होती हैं, सदैव कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं इसके अगले पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो व्यतिकरण चित्र जो बन के आया था, जो व्यतिकरण चित्र बन के आया था उसमें फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां थी, व्यतिकरण चित्र हमने जो बनाया था पर्दे पर, उसमें फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां थी उनकी तीव्रताएं सदैव एक समान रहती हैं। तीव्रताएं कैसी होंगी, सदैव एक समान होंगी, परंतु विवर्तन की परिघटना में फ्रिंजों की चौड़ाइयों की तीव्रता घटती जाती है। तीव्रता क्या होती जाती है बच्चा, घटती जाती है। तो मैं यहां से कहूंगा, अगला पॉइंट मैं कहूंगा, यहां से क्या कह दूंगा, मैं कहूंगा व्यतिकरण में, तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाइयों की तीव्रता सदैव एक समान रहती है, सदैव एक समान रहती है, एक समान रहती है। मच्छर पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, आज तो मच्छर भी पढ़ने आ गए, गधे हो तुम तो पढ़ लो कम से कम, तुमसे अच्छे तो ये मच्छर हैं, देखो आ रहे हैं आराम से पढ़ने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या होगी बेटा, यहाँ जो तीव्रता होगी फ्रिंजों की वो कैसी होगी, सदैव एक समान रहेगी। ऊपर से नीचे तक पर्दे अगर देखे जाएं तो निम्नस्तों की उतनी रहेगी, उच्चस्तों की उतनी रहेगी, बदलेगी नहीं। परंतु विवर्तन में जैसे जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तीव्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो मैं यहां से कहूंगा विवर्तन, मैं क्या कह दूंगा बेटा, विवर्तन की घटना में, विवर्तन की घटना में, विवर्तन की घटना में फ्रिंज चौड़ाइयों की तीव्रता घटती जाती है, तीव्रता घटती जाती है। तीव्रता क्या होती जाती है बच्चा, घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है। तीव्रता समय के साथ में यहाँ पे क्या होगी, घटती जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो व्यतिकरण में अधिप्त फ्रिंजें जो बनी थी, व्यतिकरण में अधिप्त फ्रिंजें जो बनी थी उनकी जो तीव्रता होती है, उनकी क्या बेटा जी, जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम शून्य हो सकती है। न्यूनतम तीव्रता कितनी हो सकती है, शून्य हो सकती है। परंतु विवर्तन की परिघटना में फ्रिंजों की या न्यूनतम फ्रिंजों की जो तीव्रता होगी वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में। तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगले पॉइंट की मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बच्चा, मैं कह सकता हूं मैं यहां से कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि व्यतिकरण चित्र में, व्यतिकरण चित्र में क्या हुआ बेटा जी, व्यतिकरण चित्र में अधिप्त फ्रिंजों की तीव्रता,
अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता न्यूनतम होती है। क्या होती है बेटा? न्यूनतम होती है। तथा यह कैसी हो सकती है बेटा? तथा यह शून्य भी हो सकती है। हो सकती है। तथा ये क्या हो सकती है? शून्य भी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर जी जो बोर्ड में आने के चांस हुआ करें उन्हें बता दीजिए। वैसे मैं बताता रहता हूं, लेकिन अब मैं ऐसा भी क्या करूंगा कि जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उस पर इंपोर्टेंट लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका चौथा पॉइंट, इसकी तीव्रता कभी शून्य नहीं हो सकती। न्यूनतम तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। तो मैं यहां से कहूंगा विवर्तन चित्र में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या? न्यूनतम तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नोट डाउन करिए एक बार। हो गया बेटा? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो जैसे ही हमने ये खत्म किया तो इसके साथ में आपका टॉपिक खत्म हो गया विवर्तन, यानी कि वेव ऑप्टिक्स में व्यतिकरण समाप्त हो गया, विवर्तन समाप्त हो गया। कल हम बात करेंगे पोलराइजेशन की। काय की बात कर रहे होंगे बेटा? कल हम बात कर रहे होंगे पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन को बोलते हैं ध्रुवण, यानी प्रकाश के ध्रुवण की कल हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोगों से आज्ञा मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आज इतना ही रखेंगे, ध्रुवण को कल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ध्रुवण को कल ही समाप्त करने की। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा पार्ट रहा नहीं है, 2 से 3 क्लास का पार्ट है बस। उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स हो जाएगी आपकी खत्म, और जैसे ही वेव ऑप्टिक्स खत्म होगी तो अगली यूनिट आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। ज्यादा कुछ है नहीं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो शायद कोशिश करेंगे। आज कितनी हो गई? 12 हो गई ना? हाँ, इस महीने में फिजिक्स को खत्म कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जनवरी मंथ में फिजिक्स को, यानी सेकंड फिजिक्स को संपूर्ण रूप से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और आप लोगों के कमेंट कुछ बच्चों के आए थे कि सर जी अनसॉल्व पेपर करा दो। मैं तो आप लोगों को पता है कुछ बच्चों के ऊपर ही काम कर देता हूं। हरी बात समझ में? अगर मेरे से 4-6 बच्चे भी बोलेंगे कि सर ये काम करा दो, तो मैं 4-6 बच्चों के हित के लिए, क्योंकि जो कमेंट नहीं कर रहे हैं उनका तो कुछ पता नहीं है वो क्या चाह रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी बात अवश्य मानी जाएगी। तो जो संडे आने वाला है, कल के संडे में तो नहीं करा पाए, लेकिन नेक्स्ट संडे से हम लोग अनसॉल्व पेपर कराएंगे। ठीक है, जनवरी मंथ में खत्म करके इसको, उसके बाद में फिर लगातार आपके अनसॉल्व पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक संडे टू संडे हम लोग क्या करा रहे होंगे, अनसॉल्व पेपर करा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसा मत करना एक बार सब्सक्राइब कर रखा है फिर दोबारा से कर दो, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है फिर। ठीक है, तो एक ही बार करना है सब्सक्राइब तो। ठीक, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।